नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार दुबे, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर, भूगोल विभाग से। आज हम मानव भूगोल विषय के अंतर्गत मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह जानें कि प्रजाति शब्द का अर्थ क्या है। प्रजाति शब्द एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, एक जैविक अवधारणा होता है, जिसके अंतर्गत मानव समूह के उन वर्गों को इसमें सम्मिलित किया जाता है जिसमें वंशानुक्रम द्वारा जो उनके शारीरिक लक्षण होते हैं उनमें समानता प्रकट होती है। प्रजाति शब्द का जो अर्थ होता है या तात्पर्य है वो किसी समाज, किसी संस्कृति, किसी धर्म या किसी जाति से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर प्राकृतिक तत्वों के द्वारा, जिसमें कि जलवायु एक सबसे प्रमुख तत्व माना जाता है, इन प्राकृतिक तत्वों के द्वारा किसी मानव समूह के शारीरिक लक्षणों में हमको समानता दिखाई पड़ती है। अगर हम उदाहरण देकर समझें तो हम देखते हैं कि अफ्रीका में जो रहने वाले लोग हैं वो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, चाइना, जापान में रहने वाले जो लोग हैं वो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, यूरोप में रहने वाले जो लोग हैं वो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। अब सवाल यह उठता है कि वे एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि भाई हम उनको देखकर ही बता सकते हैं कि ये अफ्रीका का है, ये चाइना का है और ये यूरोप का है। क्यों? क्योंकि उनके जो शारीरिक लक्षण है, जो फिजिकल ट्रेट है, जो बाह्य बनावट है, वो अलग अलग होती है। हम देखते हैं कि अफ्रीका में जो रहने वाले लोग हैं उनकी हाइट कम होती है, सांवले होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं, होंठ मोटे होते हैं, जबड़े बाहर की ओर निकले होते हैं। यूरोप में रहने वाले जो लोग हैं वो उनकी हाइट जो होती है वो लंबी होती है, गोरे होते हैं, बाल सुनहरे होते हैं या भूरे कलर के होते हैं, आँखें जो होती हैं वो नीली होती हैं। तो हम उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर ही हम बता देते हैं या उसके बाह्य बनावट को देखकर ही हम ये बता देते हैं कि भाई ये यूरोप का है, कि ये चाइना का है, कि ये अफ्रीका का है। तो इसका जो संबंध है वो मैंने पहले ही कहा कि इसका कोई संबंध जो है उसकी समाज या संस्कृति या धर्म या जाति इससे नहीं है, बल्कि उनके जो शारीरिक लक्षणों में जो समानता होती है उसके आधार पर क्या होता है, प्रजाति का निर्धारण किया जाता है। यहाँ अगर हम बात करें कि जो मानव प्रजाति के जो शारीरिक लक्षण होते हैं ये वंशानुक्रम द्वारा, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुक्रम द्वारा जो उनके शारीरिक लक्षण जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, वो हस्तांतरित होते रहते हैं। इसका सीधा संबंध यह होता है कि मानव प्रजाति का जो संबंध है या मानव प्रजाति शब्द का जो अर्थ है वो ऐसे वर्ग से होता है या ऐसे समूह से होता है जिनमें एक समान शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। अब इसको उदाहरण देके और अच्छे से समझते हैं कि ये शारीरिक लक्षण है क्या। जैसे कि हमारे जो बाह्य बनावट होती है, जैसे कि हमारा कद या हाइट, हमारे स्किन का कलर, हमारे आँखों की बनावट, हमारे नासिका की बनावट, हमारे जबड़ों की बनावट, होठों की बनावट, बालों की जो बनावट होती है, इन सभी शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, इन मानव प्रजातियों का हम निर्धारण करते हैं। और यही शारीरिक लक्षण होते हैं जो कि एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से क्या करते हैं, वे अलग करते हैं। अब हम बात करें कि मानव प्रजाति की विशेषता क्या है, मानव प्रजाति की विशेषताएं क्या क्या होती है, इसको भी समझना बहुत आवश्यक होता है। यदि हम बात करें कि मानव प्रजाति, जो मैंने पहले ही कहा कि मानव प्रजाति जो होती है एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि एक जैविक अवधारणा होता है जिसका किसी राष्ट्र से, किसी धर्म से, किसी जाति से या किसी भाषा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। दूसरा हम बात करें कि हर एक मानव प्रजाति की अपनी एक अलग विशेषता होती है, उनके शारीरिक लक्षण अलग अलग होते हैं, जिसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, इन मानव प्रजातियों का हम निर्धारण करते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो यह जो मानव प्रजाति होती है उनके जो शारीरिक लक्षण होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में क्या होता है, ये हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ये हस्तांतरित होते रहता है। और यहाँ हम बात करें कि इनकी जो शारीरिक बनावट होती है वो कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति इसके आधार पर उसका निर्धारण नहीं किया जाता, बल्कि ये बहुत बड़े मानव समूह को
बहुत बड़े यानी कि एक ह्यूमन ग्रुप हम जिसको कहते हैं, बहुत बड़े मानव समूह को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के आधार पर, दो व्यक्ति के आधार पर मानव प्रजाति का निर्धारण नहीं किया जाता, बल्कि एक बहुत बड़े ह्यूमन ग्रुप के आधार पर क्या करते हैं, हम मानव प्रजाति का निर्धारण करते हैं कि भाई उस बड़े ह्यूमन ग्रुप में वो शारीरिक लक्षण है कि नहीं। अगर वो शारीरिक लक्षण पूरे ह्यूमन ग्रुप में है, एक वर्ग में है पूरा, तब हम कहते हैं कि ये इस मानव समूह को रिप्रेजेंट करता है या ये इस मानव समूह से बिलोंग करता है। पांचवा अगर हम बात कर लें कि विश्व में जितने प्रकार के मानव प्रजाति हैं, जितने प्रकार की मानव प्रजातियां हैं, उनका मूल एक ही है, मूलतः एक ही है, उनकी आंतरिक बनावट एक ही जैसी है। अंतर कहाँ पर उत्पन्न होता है? अंतर केवल जो हमारे एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे बाह्य बनावट होती है, जैसे कि थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि हमारा कद, हमारे त्वचा का रंग, हमारे आँखों की बनावट, हमारे नासिका की बनावट, हमारे जबड़ों की बनावट, हमारे होठों की बनावट, बालों का रंग, इन तत्वों के आधार पर ही क्या होता है, ये मानव प्रजाति एक दूसरे से अलग दिखते हैं। अब हम बात करें कि प्रजातियों के विकास के कारण क्या है, कि भाई मानव प्रजातियों का विकास कैसे हुआ है। तो इसमें हम 5 प्रकार के जो कॉजेज़ हैं या जो कारण है, उस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें जो प्राकृतिक वातावरण है, क्योंकि मानव प्रजाति को निर्धारित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, अगर कोई तत्व है, तो वह है प्राकृतिक वातावरण। तो जब प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन होता है, तब मानव प्रजातियों में भी परिवर्तन होता है। यदि हम बात करें, जब वातावरण में परिवर्तन अगर दिखाई पड़ता है, तब उस परिवर्तन का प्रभाव जो ह्यूमन बॉडी है या मानव के मानव का जो शरीर है या जिसकी बनावट है, उसमें भी परिवर्तन होना जो है वो शुरू हो जाता है। यदि हम बात करें कि वंशानुक्रम द्वारा प्राकृतिक परिवर्तन की वजह से ही जो आदि मानव से लेकर आज हम आधुनिक मानव तक, यानी कि जिसको हम होमोसपियन कहते हैं आधुनिक मानव को, तो आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक का जो सफ़र रहा है और इसमें जितने प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, खास करके हमारे शारीरिक लक्षणों में जो परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन होना। अगर हम एक इसको उदाहरण देकर समझते हैं कि भी प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन होने की वजह से हमारे शारीरिक लक्षणों में कैसे परिवर्तन आए। आप सभी ने सुना होगा कि कई प्रकार के एज या कई प्रकार के एरा जो है आप लोगों ने सुने होंगे। उसमें एक एज या एक युग ऐसा भी था जिसको हम प्लीस्टोसीन युग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो प्लीस्टोसीन युग में 4 महान आइस एज यानी कि ग्रेटर आइस एज का जो है समय रहा, जिस समय वातावरण में जो है बहुत ज़्यादा ठंडकता थी। और बीच बीच में क्या होते रहा कि बीच बीच में जो है जो जलवायु थी वो गर्म भी होते रही, क्योंकि प्रकृति में जो है परिवर्तन होते रहता है। तो प्लीस्टोसीन एज में क्या हुआ कि 4 महान हिमयुग आए, यानी कि ग्रेटर आइस एज आए, और उसके बीच के समय में गर्म जलवायु भी जो है वो देखने को मिलती है। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय का कहना यह है, अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ टेलर, उनका कहना यह है कि जितने प्रकार के ह्यूमन रेस है या मानव प्रजाति हैं, उनका बर्थ या उनका उद्गम या उनका जन्म जो है वो मध्य एशियाई भाग पर हुआ है। और इसी मध्य एशियाई भाग से होते हुए जितने प्रकार की मानव प्रजातियां हैं वे विश्व के अलग अलग कॉन्टिनेंटल पर या अलग अलग क्षेत्रों पर जो है वो फैलना शुरू हुआ। लेकिन उनका मूल या उनका उद्गम स्थल, बर्थ प्लेस कहाँ पर है? मध्य एशियाई भाग पर है। ये किसके अनुसार है? ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। तो उन्होंने कहा कि उस समय जो मनुष्य था उसका, क्योंकि उस समय मनुष्य क्या था? आदि मानव का जीवन जी रहा था, आदि अवस्था में था। तो उस समय मनुष्य का या मानव का जो मुख्य कार्य होता था वो क्या था? आखेट करना, यानी कि हंटिंग करना या शिकार करना, और भोजन जो है वो एकत्र करना, ये इनका जो है मुख्य कार्य होता था। इसी के ऊपर जो है डिपेंड रहते थे। धीरे धीरे क्या होते गया कि आइस एज आया, हिमयुग
का जब आगमन हुआ उस समय क्या हुआ कि जो मध्य एशियाई भाग है, उस मध्य एशियाई भाग में जो है ठंडी जलवायु जो है बहुत तेज़ गति से बढ़ना शुरू हो गया था। ऐसे जाने की वजह से क्या हुआ कि बहुत ठंडी जलवायु का जो है प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया था, जिसका प्रभाव यह पड़ा कि जो मानव प्रजातियाँ जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मध्य एशियाई भाग पर हुआ था, तो जब आइस एज आना शुरू हुआ उस समय जो पेटियाँ थी वो धीरे से जो है वो खिसकना शुरू हो गया। कहाँ? दक्षिण की ओर जो है खिसकना शुरू हो गया। उसका प्रभाव ये पड़ा कि दक्षिण की ओर जैसे ही ये वनस्पति पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसकना शुरू हुआ उस समय वहाँ का जलवायु कैसा था? गर्म था। और मध्य एशियाई भाग का जलवायु कैसा हो गया था? वो ठंडी जलवायु थी वहाँ पर। तो जो मानव प्रजातियाँ दक्षिण की ओर खिसक गईं क्योंकि वहाँ की जलवायु कैसी थी? गर्म थी। तो उन्होंने क्या किया? उस गर्म जलवायु में अपने आप को सर्वाइव कर लिया। उन्होंने दक्षिण की ओर खिसकना शुरू हुआ वनस्पति पेटी, तो क्या हुआ? उन्होंने वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार क्या किया? वहाँ के मानव प्रजातियों ने अपने आप को उस जगह पर सर्वाइव कर लिया, एडजस्ट कर लिया, वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। लेकिन कुछ समय के बाद पुनः जो मध्य एशियाई भाग है वहाँ पर गर्म जलवायु का प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ। तो कुछ मानव प्रजातियाँ ऐसी थी जो कि दक्षिण की ओर चली गई थी। क्यों? क्योंकि वनस्पति पेटियों में खिसका हुआ था। तो जिन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया वो तो वहाँ पर, जिन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया और जिन्होंने अपने आप को उस प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ढाल लिया वो वहीं पर रह गए, वहीं के वातावरण के अनुसार ढल गए। और जिन्होंने अपने आप को सर्वाइव नहीं किया या एडजस्ट नहीं किया वो पुनः अपने बर्थ प्लेस पर, यानी कि कहाँ पर? जो मध्य एशियाई भाग है उन क्षेत्रों पर वापस आ गए। फिर वहीं से कुछ मानव प्रजातियाँ कहाँ की ओर चली गई? कुछ मानव प्रजातियाँ चली गई उत्तर की ओर। तो वहाँ की जलवायु भी कैसी थी? वहाँ की जलवायु ठंडी थी उत्तर की ओर। तो कुछ मानव प्रजातियाँ क्या की? उन्होंने जो है उत्तर की ओर जाने के बाद ठंडी जलवायु में अपने आप को सर्वाइव कर लिया। वहाँ के माहौल के अनुसार क्या किया? उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, या वहाँ के वातावरण के अनुसार उन्होंने क्या किया? अपने आप को वहाँ समायोजित कर लिया। अब देखिए कि इस वनस्पति पेटियों की खिसकाव की वजह से और प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन होने की वजह से मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षणों में क्या परिवर्तन हुआ उसको समझते हैं। जो दक्षिण की ओर गए, जो आज अफ्रीका वाला जो हिस्सा है, जो अफ्रीका महाद्वीप वाला जो हिस्सा है, उस जगह पर जो मानव प्रजातियाँ गई वहाँ के हाई टेम्परेचर की वजह से, गर्म जलवायु की वजह से जो वहाँ की मानव प्रजातियाँ थी वे, उनकी हाइट या उनका जो कद है वो छोटा हो गया। उनके त्वचा का जो वर्ण था, जो कलर था स्किन का, वो काला हुआ। बाल जो उनके घुंघरालू है, जबड़े जो है वो बाहर की ओर निकले हुए हैं। होंठ कैसे हैं? मोटे हैं। नासिका की बनावट कैसी है? चपटी है और फैली हुई होती है। वहीं जो एक एग्जांपल जो मैंने दिया उत्तर का, जो अभी यूरोप वाला हिस्सा है, आपका जो यूरोप वाला हिस्सा है, और इस जगह पर जो जाने वाले लोग थे, जो मानव प्रजातियाँ थी, उनकी हाइट बढ़ गई। कारण क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसा है? वहाँ की जलवायु कैसी थी? ठंडी थी। तो उनके शारीरिक लक्षणों को ग्रोथ करने के लिए या डेवलप करने के लिए वहाँ का वातावरण, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत सूटेबल था। तो उनकी हाइट बढ़ी। उनके त्वचा का जो रंग था वो कैसा हो गया? स्किन का कलर कैसा था? गोरा था। बाल कैसे थे? उनके सुनहरे थे, भूरे थे। और नासिका बनावट कैसी थी? लंबी थी, पतली थी। और आँखों की जो बनावट थी वो भूरे कलर की या नीले कलर की हो गई। और जो जबड़े की बनावट थी वह सामान्य थी। तो इस प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन होने की वजह से मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षणों में भी परिवर्तन जो है वो देखने के लिए मिलता है। जो मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि अफ्रीका में जो लोग गए या जो मानव प्रजातियाँ जो गईं उनको निग्रो और नेग्रिटो के नाम से हम जानते हैं। कौन से? निग्रो और नेग्रिटो प्रजाति के नाम से जानते हैं। जबकि जो यूरोप में गए, जो यूरोप में मानव प्रजातियाँ गई
उनको काकेशन प्रजाति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण परिवर्तन होना मानव प्रजातियों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दूसरा हम बात करें रसिक ग्रंथों का प्रभाव, यानी कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स या रसिक ग्रंथों का जो प्रभाव होता है, जो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, ये भी मानव के शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन लाते हैं। अगर हम बात करें आर्थर कीथ के अनुसार, तो उनका कहना ये है कि जितने प्रकार के मानव प्रजातियां हैं, उनमें जो भेद है या जो डिफरेंशिएशन या विभिन्नता है, वो केवल उनके बाह्य बनावट की वजह से होती है। और इन बाह्य बनावट में अंतर होने की वजह से ही क्या होता है कि एक प्रजाति दूसरे प्रजाति से क्या होता है, वो अलग होता है। तो यहाँ पर आर्थर कीथ का कहना ये है कि जो मानव समूह है या जो ह्यूमन ग्रुप है या जो मानव प्रजातियाँ हैं, उनमें जो उत्पन्न भेद होता है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है उनके जो हार्मोन्स होते हैं, जो उनके ग्रंथियाँ जो होती हैं, उनमें परिवर्तन होने की वजह से क्या होता है कि प्रजातियों में हमको अंतर देखने के लिए मिलता है। अगर हम एक उदाहरण देकर समझें, आप लोगों ने पीयूष ग्रंथि का नाम सुना होगा, है ना। तो पीयूष ग्रंथि का जो है विकास अधिक होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी नासिका जो होती है, कौन सी ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि होती है, इनका बहुत ज़्यादा विकास होने की वजह से, ज़्यादा ग्रोथ करने की वजह से, ज़्यादा विकास करने की वजह से क्या होता है, जो हमारे नासिका होती है, हमारे जो भाव होते हैं, जिसको हम आईब्रो कहते हैं, ये देखने में बहुत आकर्षक और बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। अगर हम उदाहरण देखकर समझें कि जो यूरोप में रहने वाले जो लोग हैं, जिसको हम काकेशियन प्रजाति के नाम से जानते हैं, ये काकेशियन प्रजाति के लोगों को आप देखना कि ये जो यूरोप में रहते हैं, ये देखने में बड़े आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी पीयूष ग्रंथि होती है, इनका विकास अच्छे से होता है, और इसका विकास होने की वजह से क्या होता है कि इनकी जो नासिका जो होती है, जो जबड़ों की बनावट होती है और जो भाव की बनावट होती है, ये देखने में आकर्षक लगती है। वहीं अगर हम दूसरे ग्रंथियों की बात करें, जैसे कि थायराइड ग्रंथि जो होती है, जो थायराइड जो ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, या जो थायराइड ग्रंथियाँ होती हैं, उसके बारे में हम बात करें, तो इनका जब कम विकास होता है, किसका, थायराइड ग्रंथि का जब कम विकास होता है, तो जो चेहरा और जो नाक जो होता है वो चपटा दिखाई पड़ता है। जो चेहरा जो होता है वो दबा हुआ या चपटा हुआ, नाक जो होता है वो दबा हुआ या भद्दा दिखाई पड़ता है, ठीक है। और कद क्या होता है इसकी वजह से, छोटा होता है। और जो हमारा जो माथा होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, माथा जो होता है, ये उभरा हुआ दिखाई पड़ता है और देखने में बड़ा भद्दा लगता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि निग्रो और नेग्रिटो का मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को, जो अफ्रीका में निवास करती हैं। ये जो लक्षण मैंने आप लोगों को बताया, ये उनमें पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि होती है, इनका कम विकास होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है नाक चपटी होती है, चेहरा जो है वो चपटा हुआ दिखाई पड़ता है, माथा जो होता है हमारा उभरा हुआ दिखाई पड़ता है, जबड़े बाहर की ओर निकले होते हैं। तो ये जो लक्षण है, ये निग्रो और नेग्रिटो प्रजाति में हमको देखने के लिए मिलती हैं, जो कि आज अफ्रीका में निवास करती हैं। वहीं अगर हम एक और ग्रंथि की बात करें, ग्रंथि की बात करें, जो एडिनल जो ग्रंथि होता है, इसके प्रभाव की वजह से के विकास की वजह से, या इसके प्रभाव की वजह से जो है जो हमारे शरीर का जो रंग होता है, वो इसी के आधार पर निर्धारित होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो एडिनल ग्रंथि जो होती है, वो हमारे स्किन के कलर को निर्धारित करने का काम करती है कि हमारे स्किन का कलर कैसा होगा। क्या हमारी स्किन का कलर सांवला होगा या श्याम वर्ण का होगा, कि गोरा होगा, कि पित्त वर्ण का होगा, ये किसके आधार पर निर्धारित होता है? ये एडिनल जो ग्रंथि होती है, इसके प्रभाव की वजह से जो हमारे शरीर का जो रंग होता है वो निर्धारित होता है। आगे हम बात करें प्राकृतिक वर्ण के बारे में, तो प्राकृतिक वर्ण या जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन की हम बात करें, हम ये देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो जलवायु दशाएं होती हैं, या जो विभिन्न प्रकार के जो क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, जो दशाएं होती हैं, है ना, जिनकी वजह से भी क्या होता है कि विभिन्न यानी कि बहुत सारी परिस्थितियों की वजह से
या भिन्न भिन्न कारणों की जलवायु दशाओं की वजह से भी क्या होता है, मानव प्रजातियों में परिवर्तन देखने के लिए हमको मिलता है। यदि हम बात करें कि जब मध्य एशियाई भाग पर, एक उदाहरण देकर समझते हैं कि मध्य एशियाई भाग पर जब मानव प्रजातियों का उद्गम हुआ या मानव प्रजातियों का जन्म हुआ, तो उस समय वहाँ पर जन्म लेने वाले जो मानव प्रजाति हैं उनमें सिमिलरिटी थी, समानता थी। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार के जलवायु दशाओं में रहते थे। लेकिन जैसे ही दक्षिण की ओर खिसकना शुरू हुए, जो वनस्पति पेटियाँ हैं वो दक्षिण की ओर खिसकना शुरू हुआ, तो कुछ मानव प्रजातियां क्या की, वहाँ चली गईं। वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लिया। कुछ मानव प्रजाति उत्तर की ओर चले गए, वहाँ की ठंडी जलवायु में उन्होंने क्या किया, अपने आप को सर्वाइव कर लिया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया और वहाँ पर ही बस गए वो। तो क्या हुआ कि वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का, जिसमें मैंने कहा ना कि जलवायु की, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का, जलवायु का प्रभाव वहाँ पर रहने वाले जो मानव समूह थे उन पर पड़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ही उनके शारीरिक जो लक्षण हैं वो निर्धारित होना शुरू हो गए थे। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जिस प्राकृतिक वातावरण में हम रहते हैं वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो है क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। तो जिस प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई मानव समूह जब रहना शुरू कर देता है तो वहाँ के जलवायु का प्रभाव वहाँ पर रहने वाले जो मानव प्रजाति हैं उनके शारीरिक लक्षणों की बनावट पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। किसका? जलवायु का। अगला हम बात करें जो मानव वर्ण होता है, जिसको हम ह्यूमन सिलेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम यह देखते हैं कि जब कोई प्रजाति या किसी भी प्रजाति की हम बात करें, चाहे हम निग्रो की बात कर लें, चाहे नेग्रिटी की बात कर लें, चाहे काकेशियन प्रजाति की बात कर लें, चाहे ऑस्ट्रेलियाइड, प्रोटोलाइड, मंगोलाइड की हम लोग बात कर लें, किसी भी प्रजाति की बात कर लें, उनका जो मूल शारीरिक जो लक्षण होता है वे उनके वंशानुक्रम द्वारा, यानी कि उनके जनरेशन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, वो ट्रांसफ़र होते रहता है, हस्तांतरित होते रहता है। एक उदाहरण देकर समझते हैं हम इसको। जब मानव प्रजाति का निर्धारण हो गया, उसके बाद जो माता पिता का जो हाइट होता है, जो उसके स्किन का कलर होता है, जो उनके शारीरिक लक्षण है, कहने का मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे माता पिता हैं उनके जो शारीरिक लक्षण हैं वे उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान जो होती है उस पर भी उसके माता पिता के शारीरिक लक्षणों का जो प्रभाव होता है वह देखने के लिए मिलता है। जैसे माता पिता दिखाई पड़ते हैं वैसे उनके बच्चे भी दिखाई पड़ते हैं, उनकी संतान भी क्या होती है वैसे दिखाई पड़ती है। तो ये क्या होता है कि एक जनरेशन से या एक वंशानुक्रम से दूसरे वंशानुक्रम में क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होते रहता है। मैंने कहा ना कि जैसे जितनी हाइट लगभग हमारे माता पिता की होती है या जो उनकी स्किन का कलर होता है, जैसे उनके चेहरे की बनावट होती है, जो शरीर की बनावट होती है, लगभग उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है उसका भी शारीरिक बनावट वैसा ही दिखाई पड़ता है। तो ये क्या हुआ कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में क्या होता है, ये स्थानांतरित होते रहता है, जिसको हम लोग पैतृक लक्षण भी कहते हैं, है ना, जिसको हम पैतृक लक्षण भी कहते हैं। पैतृक लक्षण के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। आगे हम बात करें जो प्रजाति मिश्रण होता है, जो प्रजाति मिश्रण जिसको हम लोग रेसिकल मिक्सचर के नाम से हम लोग जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में मिक्सचर होने की वजह से एक नई प्रजाति का भी जन्म होता है। जैसे हम बात करें कि कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थिति की वजह से, जैसे कुछ आपदा होने की वजह से या युद्ध की परिस्थिति बन जाती है तब, या जब किसी कारण की वजह से या किसी कारणों की वजह से किसी ह्यूमन ग्रुप को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र होना पड़ता है, तो जब वो नए जगह पर जाता है तो वहाँ के प्रजाति से उनका मिक्सचर होता है, वहाँ की प्रजाति से उनका क्या होता है, मिक्सचर हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि एक नई प्रजाति का जन्म होता है। आगे हम बात करें कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का दो आधार होता है ना। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का दो आधार होता है। एक होता है उनके अंतर्जात या निश्चित लक्षणों की वजह से, जिसको हम लोग इंटरनल
ट्रेट के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि आंतरिक बनावट के आधार पर। और एक होता है बाह्य और अनिश्चित लक्षण, जिसको हम कहते हैं बाह्य या अनिश्चित लक्षण, जिसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रेट के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि अंतर्जात या आंतरिक या निश्चित लक्षण किसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि इसमें हम बात करें कि इस वर्ग के अंतर्गत जो हमारे शरीर की जो आंतरिक बनावट होती है ना, जैसे हमारे शरीर के अंदर सभी व्यक्तियों की शारीरिक बनावट एक जैसी होती है, तो जो हमारे शरीर के अंदर जो आंतरिक बनावट है, जैसे कि हम लोग बात करें कि हमारे सिर की जो आकृति है, जो हमारा हेड जो होता है, ये जो हमारी खोपड़ी होती है, उसकी आंतरिक बनावट, जो उसकी हड्डियां जो होती हैं वो आंतरिक जो बनावट होती है, वो जो हमारे सफ्लिक्स इंडेक्स या जो हमारे कपाल होते हैं, जो हमारी खोपड़ी होती है ना, जो सिर की आकृति हो गई, जो हमारे सफ्लिक्स सफ्लिक्स जिसको हम कहते हैं, जो हमारे कपाल जो होते हैं उसकी बनावट। वहीं जो हमारे नासिका की जो बनावट होती है, जो हमारे नासिका के हड्डियों की जो बनावट होती है, जिसको हम लोग नेज़ल इंडेक्स कहते हैं, और जो हमारे रक्त वर्ण होते हैं, जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, अंतर्जात लक्षण होते हैं। और ये निश्चित लक्षण होते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, सभी की बनावट एक जैसी ही होती है और ये फिक्स होता है, निश्चित होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा होता है बाह्य या अनिश्चित लक्षण, जिसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रेट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अंतर्गत जो है, जो हमारे बाह्य बनावट होती है, किसी भी ह्यूमन का जो बाह्य बनावट होता है, जिसमें हम शामिल करते हैं उसके कद, यानी कि उसके हाइट को हम उसमें शामिल करते हैं, उसके त्वचा के वर्ण को या स्किन के कलर को हम शामिल करते हैं, बालों की बनावट को हम इसमें शामिल करते हैं, आँखों के रंगों को हम इसमें जो है शामिल करते हैं, आँखों की बनावट को हम इसमें शामिल करते हैं, होठों की जो मोटाई होती है, नाक का जो आकार होता है, जो बाह्य आकार होता है नासिका का, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसको हम एक्सटर्नल या अनिश्चित लक्षणों के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे हम बात करें कि इस वर्ग के अंतर्गत जो है, जो हमने कहा कि अंतर्जात लक्षण और जो बाह्य लक्षण जो होते हैं, इनके आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे सिर की आकृति होती है, या जो हमारा कपाल जो है सूचकांक होता है, जिसको हम लोग सफ्लिक्स इंडेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया कि भाई जो जितने भी ह्यूमन ग्रुप है, उन ह्यूमन ग्रुप का या मानव प्रजातियों का जो सिर की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है, सिर की आकृति निश्चित होती है। जो हमारे कपाल होते हैं वे निश्चित होते हैं हमेशा। दूसरा है नासिका। तो नासिका की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नासिका की जो बनावट है उसको हम 3 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, इसका विभाजन कर सकते हैं, जिसमें कि हम बात करें कि नासिका सूचकांक, जिसको हम नेज़ल इंडेक्स कहते हैं, इसको परसेंटेज में अगर हम लेंगे तो 70% से कम और 71 से लेकर 85% और 85% से अधिक, इसको हमने परसेंट में लिया है कि उसकी आकृति कैसी है, उसकी नासिका की बनावट कैसी है। इसको नेज़ल इंडेक्स कहा जाता है, नासिका सूचकांक कहा जाता है। यहाँ पर उसके नासिका को की बनावट को जो है लिया गया है, जिसको परसेंटेज में शो किया गया है कि 70% से कम आकृति, 71 से 85% और 85% से अधिक। तो जिनके नासिका की बनावट 70% से कम होती है, जिनके नासिका की बनावट यदि 70% से कम होती है, तो उनके नाकों की बनावट जो होती है, जो नासिका की जो बनावट होती है वो कैसी होती है, लंबी और पतली होती है। जबकि जिनके नासिका की बनावट 71 से लेकर 85% तक होती है वे मध्यम नाक वाले होते हैं। जबकि जिनके नासिका की बनावट 85% से अधिक होती है वे चौड़ी या चपटी नाक वाले होते हैं। जिसमें हम बात करें उदाहरण देकर कि हमने थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि यूरोप में जो रहने वाले लोग हैं वे काकेशियन प्रजाति से बिलोंग करते हैं, और हमने कहा कि भाई नासिका की बनावट जिनकी 70% से कम है तो उनकी नासिका की बनावट कैसी होती है, पतली और लंबी होती है। तो यूरोप में रहने वाले जो काकेशियन प्रजाति के लोग हैं उनके नासिका की बनावट कैसी होती है, लंबी होती है और पतली होती है। वहीं हम बात करें जो चाइना में रहने वाले जो लोग हैं, जो कि मंगोल प्रजाति से बिलोंग करते हैं, उनके नासिका की बनावट कैसी होती है, 71 से लेकर 85% तक होती है चाइना के रहने वाले लोगों का जो नासिका की बनावट है। और देखना उनके नासिका उनके जो नासिका जो होती है वे मध्यम होती है। वहीं
85% से जो अधिक जिनका नासिका है या नासिका की बनावट है वे चौड़ी या चपटी नाक वाले होते हैं। तो ये किस प्रजाति से बिलोंग करता है? ये जो अफ्रीका में रहने वाले जो निग्रो और नेग्रिटो प्रजाति के जो लोग हैं, है ना, जो निग्रो और नेग्रिटो प्रजाति के लोग हैं उनसे बिलोंग करता है। अगला हम बात करेंगे रक्त वर्ण के बारे में, या जिसको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप। तो जो एक महान जीव शास्त्री हैं जिसका नाम है लैंड स्टेनर, उनके अनुसार ये कहा जाता है कि प्रधानतः या मुख्यतः रक्त वर्ण जो होते हैं, जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, वे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। कौन कौन से? ए बी और ओ। ये जो है 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मानव समूह में जो है रहते हैं, जिसको हम रक्त वर्ग या ब्लड ग्रुप के नाम से हम लोग जानते हैं। सामान्यतः हम ये देखें कि जो हमारे रक्त में जो भेद उत्पन्न होता है, आप सभी को पता है कि भाई हर व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है वो अलग अलग है। तो हमारे रक्त में जो भेद उत्पन्न होता है वे किस वजह से होता है कि एक ब्लड को, यानी कि ए से बी को, ए बी को और ओ को कौन अलग करता है? जो हमारे रक्त में जो लाल अणु होते हैं, जो रेड सेल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? एक ब्लड को दूसरे ब्लड से अलग करते हैं, या एक लक्षण वाले रक्त को दूसरे लक्षण वाले ब्लड ग्रुप से अलग करने का काम करते हैं। वहीं जो हमारे रक्त के अंदर जो लाल अणु होते हैं और उस लाल अणु में हल्के जो श्वेत और पीले कलर के, हल्के श्वेत यानी कि वाइट और हल्के येलो कलर के जो तरल पदार्थ है, जिसको हम ब्लड सीरम कहते हैं, यह ब्लड सीरम ही क्या करता है? हमारे ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है और एक ब्लड ग्रुप से दूसरे ब्लड ग्रुप को क्या करता है? वो अलग करता है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है उसको उसी ब्लड ग्रुप का ही ब्लड दिया जाता है। अगर सपोज किसी व्यक्ति का ए ग्रुप का है तो उसको ए ग्रुप का ही दिया जाता है, बी है तो बी ग्रुप का दिया जाता है, ओ है तो ओ ग्रुप का दिया जाता है। हम उसको दूसरे समूह का जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हम नहीं दे सकते। कारण क्या होता है? यदि हम ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यदि हम बी ब्लड ग्रुप का यदि हम ब्लड दे दें तो उस व्यक्ति का ऑन द स्पॉट यानी कि तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्लड उसके शरीर के अंदर प्रवाहित होगा तो वह तुरंत क्या होगा? वो जमना शुरू हो जाएगा। वो उसका जो खून जो होता है, जो ब्लड होता है, वो थक्का जो है वो जमने लग जाएगा। और जमने की वजह से क्या होगा? जमने की वजह से उस व्यक्ति की तुरंत तत्काल ही क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ए ग्रुप का है, आपने उसको बी ग्रुप का दिया है और दोनों के ब्लड ग्रुप में जो लक्षण है या जो भेद है वो जो लक्षण है वे अलग अलग हैं, दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। और यदि आपने ए ग्रुप वाले व्यक्ति को बी ग्रुप का यदि ब्लड दिया तो उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड का जो थक्का होता है वह तुरंत उस व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित होने के बाद तुरंत ही क्या होगा? वो जमने लग जाएगा और जमने के बाद तुरंत उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। दूसरा हम बात करें शारीरिक कद की बात करें या स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो मानव प्रजातियों के निर्धारण में जो हमारे शारीरिक बनावट के अंतर्गत जो हमारे कद होते हैं, जो हमारी लंबाई होती है, यह भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सामान्यतः जो है इसको हम सेंटीमीटर में जो है इसको लेते हैं। जब हम लंबाई को नापते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको हम सेंटीमीटर में इसको जो है लेते हैं कि भाई 145 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर तक जिनकी हाइट होती है उसको नाटा या बौना कहा जाता है। वहीं 159 से लेकर 168 सेंटीमीटर तक जिनकी लंबाई होती है उनको हम मध्यम कद वाले कहते हैं। वहीं 169 से लेकर 172 सेंटीमीटर तक जिनकी हाइट होती है या लंबाई होती है उनको हम लंबे कद वाले कहते हैं। जबकि 173 सेंटीमीटर से अधिक जिनकी हाइट होती है उनको हम अधिक या अत्यधिक लंबा या अधिक कद वाला हम कहते हैं। जैसे हम बात करें कि विश्व में जितने भी मानव प्रजातियां हैं उनका लगभग एवरेज जो हाइट है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, औसत जो लंबाई है
वह है लगभग 165 सेंटीमीटर के आसपास है। 165 सेंटीमीटर को जो है एवरेज माना जाता है कि विश्व में जितने मानव प्रजाति हैं उनकी औसत हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर है। लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ अफ्रीका में जो पिग्मी जनजाति के लोग होते हैं उनकी हाइट कितनी होती है, 148 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 148 सेंटीमीटर होती है, जिसको हम बोना या नाटाकत हम लोग कहते हैं। जबकि एक तरफ हम देखते हैं कि जो पैटागोनिया में जो रहने वाले लोग हैं उनकी हाइट 190 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जिसको हम अत्यधिक लंबा या अधिक हाइट वाले लोग कहते हैं। कहाँ, जो पैटागोनिया जो है वहाँ के निवासी 190 सेंटीमीटर से अधिक हाइट वाले हैं, तो उनको अत्यधिक लंबा या अधिक कद वाले कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक बनावट में या हमारे शारीरिक लक्षणों में जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये सारे लक्षण जो होते हैं ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होते हैं और यही मानव प्रजाति को जो है निर्धारित करने का कार्य करते हैं। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं। नमस्कार।